Hello students, this is the second chapter. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East. So this story is narrated by the person who has gone for voyage. Here voyage means a long journey by sea or by aircraft we can say. So this story is narrated by a person who goes for voyage with his wife and a son Jonathan and a daughter Susan. In July 1976, my wife married son Jonathan of 6. अब son Jonathan का यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और 6 लिखा हुआ है. दैट मीन्स उसका जो बेटा है he is of 6 years old and daughter Suzanne is 7 years old. I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. सो यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में उन्होंने अपनी वाइफ मैरी सन जोनाथन डॉटर सुजैन के साथ सेल स्टार्ट किया था मतलब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड. टू डुप्लीकेट द राउंड का यहाँ पर मतलब है कि ऑलरेडी उस वॉयज पे उस जर्नी पे पहले ऑलरेडी कोई और जा चुका था 200 ईयर्स पहले. उनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman. अब वो यहाँ पर अपने आप को डिफाइन कर रहा है I. That means he is of 37 years old and a businessman. Had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब हमें बता रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैरी यानी कि उसकी वाइफ और वो खुद इस सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैव स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम. लेजर का मतलब है यहाँ पर फ्री टाइम. तो बता रहा है कि पिछले 16 ईयर्स से उनका जो भी फ्री टाइम था दे वर ऑनिंग देयर सी फायरिंग स्किल्स. सी फायरिंग का मतलब होता है रेगुलरली ट्रैवलिंग बाय सी और ऑनिंग अवर सी फायरिंग स्किल्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डैट इम्प्रूविंग द स्किल्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय सी. मतलब वो पूरे 16 ईयर्स से उनका जो भी फ्री टाइम हुआ करता था वो सी पर ट्रैवल करने की प्रैक्टिस करा करते थे इन ब्रिटिश वाटर्स. अवर बोट वेव वॉकर. अब यहाँ पर जो नरेटर है वो खुद की बोट या फिर हम छोटा सा एक शिप भी बोल सकते हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. उस शिप का नाम है वेव वॉकर. दैट इज़ अ 23 मीटर लॉन्ग 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट. मतलब उसमें बता रहे हैं कि वुडन कितना यूज़ हुआ है. तो वुडन उसमें 30 टन यूज़ हुआ है और वो 23 मीटर्स लॉन्ग है. हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. तो बता रहे हैं उसको प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरीके से बिल्ड किया गया है और उन्होंने कई महीने उसको टेस्टिंग में लगा दिया है एक रफेस्ट वेदर में उस पर ट्रैवल करके. क्योंकि जैसे कि अब वो लोग एक ओशन पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं सी पे, तो वहाँ का वेदर कैसा क्या होगा उनको नहीं पता. वहाँ का वेदर कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी एकदम वर्स भी हो सकता है. तो क्योंकि वो जो बोट है हर एक वेदर में ट्रैवल कर सके, हर एक रफेस्ट वेदर में ट्रैवल कर सके, इस तरीके से उसको फिट किया गया था और उसको टेस्ट किया गया था. The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब फर्स्ट लेग का यहाँ पे मतलब है फर्स्ट पार्ट. उनकी जो प्लान्ड जर्नी थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3-year उसमें से दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. तो बता रहे हैं जो 3 ईयर्स की प्लानिंग में जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था एंड डैट वर कम्प्लीटेड प्लेजेंटली मतलब बहुत अच्छी तरीके से. एंड दे हैव सेल्ड वो अब वहाँ पे वेस्ट कोस्ट में अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक अब पहुँच चुके थे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी वीजल एंड स्विस हब सीजलर, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे केप टाउन पहुँच चुके हैं, अभी वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, वेस्ट कोस्ट में. अब जब वो केप टाउन पहुँच चुके हैं अब उनको वहाँ से ईस्ट में ट्रैवल करना है. तो ईस्ट में ट्रैवल करने से पहले वो केप टाउन से ही 2 क्रूमैन को हायर करते हैं. क्रूमैन्स का मतलब होता है जो शिप का स्टाफ होता है उसको हम क्रूमैन बोलते हैं.
शिप पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनको हैंडल करते हैं। तो उन 2 क्रू मैन का नाम यहाँ पे होता है अमेरिकन लैरी वेजल एंड स्विस हर्ब सीजलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी दैट इज़ द सदर्न इंडियन ओशन। उन्होंने उन दोनों को हायर इसलिए करा था क्योंकि अब वो सदर्न इंडियन ओशन की तरफ ट्रैवल करने वाले थे, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रफेस्ट, मतलब वहाँ पे ट्रैवल करना स्मूथ नहीं था, वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ख़राब रहता है। तो ताकि तो उस वेदर को टैकल किया जा सके तो उन्होंने केप टाउन में ही 2 क्रूमैन को हायर किया था जिनका नाम था अमेरिकन लैरी वेजल एंड स्विस हर्ब सीजलर। Now, on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब वो यहाँ पे जब केप टाउन से निकल गए हैं, केप टाउन से निकले उनका हुआ ये सेकेंड डे है। We began to encounter strong gales. अब जैसे वो मतलब केप टाउन जो सेकेंड डे रहता है वो बता रहे हैं कि अब उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग गेल्स है, गेल्स का मतलब यहाँ पर होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। वो बता रहे हैं कि कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। दे ब्लू कंटिन्यूसली मतलब ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी उसकी टेंशन उसके लिए नहीं थी, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। वो बता रहा है कि जितनी तेज़ वो हवाएं चल रही थी उसको वो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। टेंशन थी तो उसको इस बात की कि जो वेव्स हैं, वेव्स का जो साइज़ है मतलब उसकी जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही थी। ना यहाँ पे जो है वेव्स का साइज़ बताया गया है कि वेव्स की जो हाइट है वो जा रही थी अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। अब जो मास्ट है यहाँ पे जैसे कि शिप पे जो एक पोल रहता है, तो शिप का जो सब मेन पोल रहता है उसको यहाँ पे कहा गया है मेन मास्ट। वो भी अराउंड 15 मीटर्स है और वेव की हाइट भी अराउंड 50 मीटर्स तक पहुँच रही थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो बता रहा है कि दिसंबर 25 तक 25 दिसंबर को वो केप ईस्ट ऑफ केप टाउन से ऑलरेडी 3,500 किलोमीटर्स को क्रॉस चुके थे। अब नाउ डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मतलब होता है बैड ऑफ और अ बैड क्वालिटी, मतलब वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि इतना ख़राब वेदर होने के बाद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। उन्होंने जो क्रिसमस है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। इनफैक्ट उन्होंने वहाँ पे क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया। न्यू ईयर्स डे से नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। अब 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद अब न्यू ईयर का दिन आ जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्रिसमस निकल गया, न्यू ईयर भी आ गया, लेकिन जो वेदर है उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए थे। वेदर उतना ही पूरी तरीके से ख़राब होता चला था। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन उनका जो एक अंदाज़ा था, एस्टिमेशन था, उनका कहना ये था कि जल्दी ये जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, वेदर तो चेंज हुआ लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट्स कुछ भी नहीं हुए, बल्कि जो वेदर था वो पहले से भी ज़्यादा अब वर्स हो चुका था। वर्स हो चुका था मतलब पूरी तरीके से अब और ख़राब हो चुका था। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जायजेंटिक। अब डॉन का मतलब यहाँ पे होता है DAWN का, कि जब सुबह सूरज उगता भी नहीं है लेकिन उसकी किरणें फैल जाती हैं, मतलब उजाला हो जाता है, दैट इज़ नोन एज डॉन। तो जनवरी 2 की एकदम वो अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा है, दैट द वेव्स वर जायजेंटिक। जायजेंटिक मीन्स ह्यूज और वी कैन से ऑफ अ बिग साइज़। तो जो वेव्स थी वो बहुत हाई मीटर्स पे हाइट पे जो है वो राइज होती जा रही थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। जिप का मतलब होता है ट्राइंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप। अब जैसे कि जो मास्ट रहता है, मेन पोल रहता है, उस पर एक सेल लगा दिया जाता है। सेल मतलब एक कपड़े का जो ट्राइंगुलर शेप का पीस होता है वो लगा दिया जाता है ताकि वो विंड को फॉलो करे आराम से। सो वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स।
अभी जो नॉट्स है ये एक तरीके की यूनिट है स्पीड को मेजर करने के लिए। सो बता रहा है कि दैट वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, मतलब उनके पास ऐसा सच कोई और मेजरमेंट्स नहीं है कि वो उस जो इतना वेदर ख़राब हो चुका है उसके लिए ले सके। उनके पास सिर्फ क्या है, उन्होंने एक स्मॉल जिप लगाया हुआ है, मतलब वो समथिंग पीस ऑफ क्लोथ इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म मास्ट पर लगाया हुआ है, और उनकी जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 8 नॉट्स है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. अब जैसे ही कोई वेव बहुत हाई जाती तो उस वेव के ऊपर जो है शिप रोज कर जाता है, मतलब जो शिप है वो उस वेव के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो वो जो वेव है वो इतनी ऊंची जाती है कि जब शिप उस वेव के ऊपर रहता है तो वो उस हाइट से पूरे इतना जो बड़ा इनॉर्मस सी है, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, तो वो जो इनॉर्मस सी है उसको पूरी तरीके से वो सी जो है नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे कि हम किसी बहुत हाइटेड बिल्डिंग पे अगर खड़े हो जाए तो उस बिल्डिंग से हमें पूरे शहर का नज़ारा दिख सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि जो वेव है वो वेव इतनी ऊंची चली गई है और उस वेव के ऊपर जो वो शिप है वो रोज़ कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो उस हाइट पर जाकर शिप से जनरेटर जो है वो पूरे इनॉर्मस सी को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है, जो कि रोल कर रहा है। रोल कर रहा है मतलब उसके जो वेव्स है वो बार बार रोल हो रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो विंड है, जो झाइयों की आवाज़ आ रही है वो इतनी तेज़ है कि वो ईयर्स के लिए भी पेनफुल है। नाउ टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब क्योंकि टू स्लो द बोट डाउन, बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, जो जिप लगा हुआ था, मतलब वो जो सेलिंग के लिए कपड़े का पीस लगा हुआ था वो उसको नीचे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विंड अगर तेज़ चल रही है तो वो उस क्लोथ की वजह से बोट की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप मतलब मूरिंग का मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ बोट और शिप इज़ मूड। शिप इज़ मूड का मतलब है कि वो जो है शिप ने जो है वो तेज़ स्पीड पकड़ ली है। सो टू स्लो द बोट वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, वो स्टॉर्म जिप को गिरा देते हैं। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू अवर life raft drill, attached lifeline, done oil skins and life jackets and waited. Then we double lest everything. Double lest everything, lest का मतलब होता है to hit with a lot of force। तो हर एक चीज़ पे है जो हिट हो रही थी, मतलब जो वेव्स हैं वो बोट की हर एक चीज़ से बहुत तरीके से, मतलब एकदम तेज़ तरीके से हिट कर रही थी। एंड वेन थ्रू अवर life raft drill, attached lifelines, done all skins and life jackets and awaited। अब वो यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी खुद को बचाने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी मेजरमेंट्स लेने होते हैं, उन्होंने वो लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली है, डन ऑयल स्किन्स, ये सब वो काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे डन का मतलब है पुट ऑन, मतलब किसी भी चीज़ को वियर करना। तो वो ऑयल स्किन्स पहन लेते हैं। ऑयल स्किन्स यहाँ पे एक हैवी कॉटन क्लॉथ है जो कि वाटर प्रूफ्ड है ऑयल से। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू हैपन। सो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनियस साइलेंट। अब यहाँ पे बता रहा है कि इम्पेंडिंग डिज़ास्टर मतलब ऐसा डिज़ास्टर जो आने ही वाला है उसको इंडिकेशन मिल जाता है अराउंड 6 PM, मतलब शाम के 6 बजे तक। विद एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस साइलेंस मीन्स अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस। होता है ना कि कभी कुछ तूफान आने की वजह से एकदम शांति हो जाती है, तो उस साइलेंस की वजह से उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अब कोई बड़ा ही तूफान यहाँ पर आने वाला है। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। विंड ड्रॉप, हवा कम हो जाती है, और स्काई है जो उसमें घने बादल छा जाते हैं। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. Aft का मतलब यहाँ पे होता है near the stern of the ship. So यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अचानक से बहुत तेज़ एकदम से आवाज़ आने लगती है, और जो clouds हैं they made a huge voice towered aft of the ship. With horror
horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में वो क्लाउड नहीं थे, वो एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ी सी वेव थी जो उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। मतलब वो इतनी बड़ी वेव थी कि अब वो सडनली ही उस शिप को जो है अटैक करने वाली थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो वेव थी, जो बाकी अदर वेव्स है उससे एकदम ट्वाइस थी, मतलब उससे एकदम दुगनी बड़ी थी। एंड इट एपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल मतलब एकदम ऊपर से आके शिप को बस अब एक अटैक करने ही वाली थे विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल मीन्स वेरी अनप्लीजेंट, मतलब शॉकिंग। क्रेस्ट का मतलब है रीच द टॉप ऑफ द वेव। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और जो रोर है मतलब वो एकदम वेव आने की जो एकदम आवाज़ आ रही थी, उसकी जो गर्राहट है वो बढ़ती ही जा रही थी। As the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और कुछ टाइम के लिए उसको लगा तो ये शायद से हमारी शिप जो है वापस से उस वेव के ऊपर चढ़ जाएगी। बट अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। ट्रेमेंडस का मतलब होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, एंड शूक का मतलब होता है वाइब्रेट। डेक का मतलब है यहाँ पे अ फ्लोर ऑफ अ शिप। सो यहाँ पे वो बता रहा है बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। तो यहाँ पे अचानक से उस एक्सप्लोजन की वजह से जो डेक है, मतलब जो शिप का फ्लोर है, वो शूक करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट यहाँ पे फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, कि मतलब जो वेव ऊपर की तरफ गई थी वही क्या होती है, आके शिप पर अटैक कर देती है। और उसने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, मतलब वो जो पानी एकदम शिप पर आकर गिर गया था वो ग्रीन एंड वाइट इन कलर था और वो शिप के ऊपर गिर जाता है। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील। स्मैश्ड का मतलब होता है वायलेंटली ब्रोकन। तो उसका जो हेड है वो व्हील पर एकदम बहुत कस के लग जाता है, मतलब वो उससे टकरा जाता है बहुत बुरी तरीके से। कौन? नरेटर। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। उसको यहाँ पे समझ में आ रहा था कि अब वो उसके ऊपर तैर रहा है, उड़ रहा है उन विंड और वेव्स की वजह से। और सिंकिंग बिलो द वेव्स, जो वेव्स ने जो शिप को ऊपर से अटैक किया था वो वेव के नीचे आकर अब दब चुका है। I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब यहाँ पे जब वो वेव उस शिप को अटैक करती है तो यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि वो इतनी तेज़ उसने अटैक किया था कि वो जाके सीधे व्हील पर स्मैश्ड हो जाता है उसका हेड। और यहाँ पे वो बता रहा है कि वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है कि अब उसकी जो डेथ है वो आने ही वाली है, और वो अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खोने लगता है। दैट मीन्स ही वॉज गोइंग टू फेंट, and I felt quite peaceful. Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. वो बोल रहा है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसकी जो मौत है अब वो सामने आ चुकी है, लेकिन अचानक ही वो अपना जो सर है वो पानी के बाहर निकालता है। A few meters away, wave walkers was near capsizing. कुछ ही दूर वो जाते हैं और जो वेव वॉकर है was near capsizing. Capsizing का मतलब है be overturned in the water. Her mast almost horizontal. Be overturned मतलब कि वो एकदम एक तरफ से पानी की तरफ झुकी हुई है, मतलब वो पलटने ही वाली होती है। और जो मास्ट है जो वर्टिकली खड़ा हुआ था वो भी अब हॉरिजॉन्टल हो चुका होता है, मतलब जो बोट है वो अब टेढ़ी हो गई है यहाँ पे थोड़ी सी। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। लेकिन फिर से एक वेव आती है और उसको फिर से अपराइट कर देती है, मतलब कि सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट। माई हर्ड का मतलब यहाँ पे होता है थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स। तो यहाँ पे फिर से एक वेव आती है और वो फोर्सफुली मतलब एकदम से उस शिप को धक्का देती है, और वो शिप जो भी टेढ़ा हो चुका था वो फिर से अब स्ट्रेट हो चुका होता है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट। टॉट का मतलब है स्ट्रेस्ड और पुल्ड टाइटली। I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom.
बूम का मतलब है यहाँ पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल। सेल वो जो कपड़ा लगा रहता है ना, तो बूम एक ऐसा पोल होता है जो कि उसके एंगल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंगल मतलब वो जो ट्रायंगल बना रहता है ना, उसको यहाँ पर कहा गया है, तो ताकि वो सेल का जो शेप है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि वो अकॉर्डिंग टू द विंड ट्रैवल कर सके। सो आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, वो रेल्स को पकड़ते हुए सेल थ्रू द एयर इनटू द वेन वॉकर्स, मेन बूम तक पहुँच जाता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अब फिर से कुछ वेव्स आती हैं और उसको टॉस कर देती है ऑन द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल मतलब ऐसी डॉल जो एकदम ख़राब हो चुकी है, वो इधर उधर पड़ी रहती है, सेम एज डेट, अभी उसकी हालत हो रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। फिर बताता है कि उसकी जो रिब्स है वो क्रैक हो चुकी हैं, उसके मुंह में जो है ब्लड भर चुका है, क्योंकि टीथ्स वगैरह जो उसका जो फेस था एक्चुअली उसका स्मैश हो चुका था, दैट्स वाई। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। Water, water everywhere। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate। हर जगह पानी ही पानी था, उसको फील हो रहा था कि नीचे बेसमेंट में भी पानी पूरी तरीके से भर चुका है, लेकिन वो व्हील को छोड़ के नहीं गया। व्हील मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को कहा गया है, तो वो यहाँ पे अभी स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच, हैच यहाँ पे एक डोर को कहा गया है, तो वहीं पे फ्रंट पे जो डोर होगा तो मैरी वहाँ से एकदम से आ जाती है। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। मैरी जो है एकदम से आके चिल्लाने लगती है कि हम डूबने वाले हैं, और बता रही है जो डेक्स है वो पूरी तरीके से पानी से भरे पड़े, मतलब जो डेक्स आर स्मैश्ड, मतलब जो डेक्स जो उसका फ्लोर है शिप का वो पूरी तरीके से स्मैश हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो मैरी को व्हील पकड़ने के लिए कह रहा है, वो चिल्लाता है एंड देन ही स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। फॉर द स्क्रैम्बल्ड मतलब वो किसी चीज़ पे क्लाइंब होके हैच की तरफ, मतलब डोर की तरफ जा रहा है। लैरी एंड हर्ब वो पम्पिंग लाइक मैडमैन। अब ये लैरी और जो हर्ब है ये वही क्रू मैन है जिनको इन्होंने केप टाउन से पिक किया था। वो पम्पिंग लाइक मैडमैन, पम्पिंग का मतलब है कि वो जितना भी पानी वहाँ पर भरा पड़ा है उस पानी को वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स। अब ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स यहाँ पे एक्चुअली वुड्स को कहा गया है, वुड वुड यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ अ शिप, मतलब वुड की जो प्लाई होती है और शिप बनाने के काम आती है, दैट इज़ नोन एज टिम्बर्स। तो वो जो टिम्बर्स है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अलग अलग एंगल्स फॉर्म कर चुके हैं। द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड क्या होता है एक्चुअली इट इज़ द साइड ऑफ अ शिप दैट इज़ ऑन द राइट व्हेन वन इज़ फेसिंग फॉरवर्ड, सो दैट इज़ नोन एज स्टारबोर्ड। सो द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, तो जो स्टारबोर्ड है वो एक तरीके से अंदर की तरफ पूरा बैंड हो चुका है। क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टेन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लॉस्ड का मतलब है यहाँ पे मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड। मूव थ्रू लिक्विड मतलब वो क्या कर रहे हैं, पानी में पूरी तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। क्या क्या फ्लोट कर रहा है? क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। आई हाफ स्वैम, half crawled into the children's cabin। Are you all right? I asked। अब वो क्योंकि पूरी तरीके से स्विम तो कर नहीं पा रहा है तो वो स्विम कर रहा है, क्रॉल्ड कर रहा है, क्रॉल कर रहा है इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, चिल्ड्रंस के कैबिन की तरफ वो जाना चाह रहा है। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक जो है यहाँ पे एक बेड को कहा गया है, तो यहाँ पे जो नरेटर है वो अपने बच्चों से पूछ रहा है क्या तुम लोग बिल्कुल ठीक हो? तो बंक पे से, बंक मतलब बेड पे से आवाज़ आती है, येस बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू। सू मतलब जो उसकी बेटी है सुजैन, उसके बारे में बता रहा है कि वो बताती है कि उसके सर पे चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प above her eyes। I had no time to worry about bump heads।
वो अपने हेड की तरफ पॉइंट करती है कि हेड पे उसको इतनी लग गई है और वहाँ पे बम पड़ गया है, मतलब वो चीज़ स्वेल हो चुकी है। बट नरेटर यहाँ पे बोलता है दैट ही हैड नो टाइम वरी, नरेटर वो सोच रहा है बट आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम दैट आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर। अब वो यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी अगर वो उन लोग की चोट को देखता है तो शायद से वो शिप को सेव ही नहीं कर पाएगा, तो उनकी चोट को देखने से अभी ज़रूरी जो था वो था उन लोग को पहले बचाना। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन। अब वो वहाँ से हैमर लेता है, स्क्रूज लेता है और कुछ कैनवास, कैनवास मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लॉथ रहता है उसको कैनवास बोलते हैं, वो लेता है और फिर दोबारा से वो स्ट्रगल करता हुआ डेक पे चला जाता है, मतलब ऊपर। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अब वो स्टारबोर्ड की साइड देख रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ बैंड हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो उसका कहना ये था कि अगर जल्दी ही उसने कुछ रिपेयर्स नहीं करे तो वो लोग जल्दी ही वहाँ पर डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। वो बता रहा है उसने किसी तरीके से मैनेज किया, जहाँ पे वो थोड़े से होल्स कहीं कहीं पे होल हो चुके थे, टूट चुके थे, तो उसने उन होल्स पे एक कैनवास और सिक्योर एक वाटरप्रूफ का हैच बनाया, मतलब उसकी कवरिंग्स कर दी जिस वजह से वो जो होल्स हैं वो बंद हो जाए। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। अब वो बता रहा है कि काफ़ी हद तक वो लोग स्ट्रीम का जो अंदर की तरफ आ रही थी, मतलब जो पानी की लहरें अंदर की तरफ बढ़ रही थी, वो किसी तरीके से उसने कंट्रोल कर ली थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जगह ऐसी थी जहाँ से पानी आता जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and then the electric pump short circuited। अब बोल रहा है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब वो लोग हैंड पंप के थ्रू पानी को बाहर फेंक रहे थे, मतलब पानी को शिप से बाहर निकल रहे थे, तो वो हैंड पंप क्या हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे। क्यों? अब यहाँ पे जो डैब्रीज है, डैब्रीज वहाँ के कचड़े को कहा गया है, मतलब जो भी कचरा उस पानी में फ्लोट कर रहा होगा वो हैंड पंप में आके फंस जाता है और जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी को शिप से बाहर नहीं फेंक पाते। और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है, मतलब ख़राब हो चुका होता है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का लेवल था वो एकदम बढ़ता जा रहा था और वो टेंशन वाला था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched abroad overboard। फिर वो दोबारा से डेक पर आता है, वो देखता है कि वहाँ पर 2 हैंड पम्प्स जो कि स्पेयर पड़े हुए हैं। दे वर रेंस्ड मतलब रिमूव, मतलब वहाँ से रेंस्ड ओवरबोर्ड वहाँ से लेकर आता है। अलॉन्ग विद द फोरस्टेज सेल, द जिप एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर। वो ये सारी चीज़ें वहाँ से उठाता है जो वहाँ पर पड़े हुए थे हैंड पम्प्स। 2 हैंड पम्प्स को लेता है, फोरस्टेज सेल लेता है। फोरस्टेज सेल का मतलब है रोप टू सपोर्ट शिप्स फोरमोस्ट। फोरस्टेज सेल मतलब एक तरीके का रोप को यहाँ पर कहा गया है। जिब लेकर आता है, डिंगीज़ लेकर आता है। डिंगीज़ क्या है? एक छोटी सी बोट फॉर रिक्रिएशन विथ मास्ट और सेल एंड द मेन एंकर। सॉरी, मतलब वो लेकर नहीं आते, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर बोट पर पड़ी हुई हैं। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे चूज चेंज है, यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली बैक ऑन डेक। आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विथ फोरस्टेज सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। वो यहाँ पे बता रहा है कि डेक पर ये सारा सामान रखा हुआ रहता था। क्या? 2 स्पेयर हैंड पम्प्स पड़े थे, लेकिन वहाँ से किसी ने हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। रेंस्ड का मतलब होता है रिमूव कर देना, तो मतलब वहाँ से वो चीज़ें हटा दी गई हैं। 2 हैंड पम्प्स के साथ साथ फोरस्टेज सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर भी वहाँ से किसी ने हटा दिया गया था, मतलब दे हैड बीन रिमूव। हो सकता है वो पानी के फोर्स से शायद से वहाँ से हट गए थे, मतलब वहाँ पे वो चीज़ें जो लेने गया था उसको वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती हैं। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked। फिर उसको याद आता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप और पड़ा हुआ है चार्ट रूम के फ्लोर पे।
फिर वो उस इलेक्ट्रिक पंप को एक बाहर वाले पाइप से कनेक्ट कर देता है और वो जो इलेक्ट्रिक पंप है वो थैंकफुली वर्क करने लगता है। द नाइट ड्रैग्ड on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। तो बता रहा है जो पूरी रात है वो पूरी रात जो है इसी में कट रही थी। कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग में पूरे टाइम रात भर जो है पंपिंग करते रहे, मतलब पानी को बाहर ढकेलते रहे। स्टीयरिंग मतलब वो जो स्टीयरिंग व्हील था शिप को उसको मैनेज करते रहे। एंड वर्किंग द रेडियोज़ मतलब किसी को कॉल करने की कोशिश करते रहे, किसी से कॉन्टैक्ट करने की, कोई आके उनको हेल्प करते। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। अभी जो मेडे कॉल्स हैं दैट वर्ड्स यूज टू सिग्नल शिप्स स्टक इन अ डिजास्टरस सिचुएशंस थ्रू रेडियो। मतलब जैसे ही जब कोई शिप किसी खतरे में पड़ जाता है तो वो कुछ इंडिकेशंस देता है, रेडियो से कुछ सिग्नल्स देता है ताकि कोई उनको हेल्प के लिए आ जाए। उसको बोला गया है यहाँ पर मेडे कॉल्स, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और वो सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऐसे एरिया में थे जहाँ से किसी को भी कॉन्टैक्ट करना मुश्किल था। सूज हैड सोलन अलार्मिंगली। और जो सुजैन का जो हेड था, सर था, वो पूरी तरीके से अब जो है वो स्वेलन होता जा रहा था। शी हैड 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut in her arm। वो बता रहा है कि अब इसके बाद वो दिखाती है कि उसको आर्म पे एक डीप कट लग चुका है, मतलब उसको कुछ इंजरीज हो चुकी थी। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। अब जब उसके फादर मतलब नरेटर उससे पूछते हैं कि पहले उसने अपनी इंजरी के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं बताया था, तो वो बताती है कि आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। वो बता रही है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके जो फादर है वो टेंशन में आ जाए उस वक्त जिस वक्त वो सबको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द सेकेंड वीडियो। थैंक यू।